के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वांटम मैकेनिक के टॉपिक परटर्बेशन थ्योरी। परटर्बेशन थ्योरी इज अ टूल ऑफ सिस्टमैटिकल प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग द अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन इन द परटर्ब्ड सिस्टम। मतलब क्या है, हम इसके द्वारा परटर्बेशन थ्योरी के द्वारा अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं टू द परटर्ब्ड सिस्टम एंड बाय यूजिंग द सोल्यूशन ऑफ फॉर अनपर्टर्ब्ड केस। अनपर्टर्ब्ड केस का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, परटर्बेशन थ्योरी का यूज़ करके हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, अनपर्टर्ब्ड सिस्टम है 0 to a तक, जहाँ पर क्या है v की वैल्यू 0 है और इनफाइनाइट यहाँ पर क्या है वोल है। अगर परटर्ब्ड सिस्टम है, यहाँ पर कुछ परटर्बेशन आ चुकी है इस पार्ट में, तो 0 to a तक वेरी करता है एंड देन v जो है इन्फिनिटी है इसकी वॉल पर, तो साई जो वेव फंक्शन होगा √2/a sin n πx/a, ये जो है हमारे पास सॉल्यूशंस होता है। जो पोटेंशियल वेल का हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो ये होता है। विद द परटर्बेशन एच डैश इज v0। जब परटर्बेशन जो है एच डैश v0 होगी विच इज़ कॉन्स्टेंट परटर्बेशन, जब कॉन्स्टेंट परटर्बेशन होगी एंड सो दैट परटर्बेशन इज स्मॉल चेंज। परटर्बेशन का मतलब ही ये होता है कि कुछ थोड़ा सा चेंज होना या फिर डिस्टर्बेंस इन हैमिल्टोनियन, कि हैमिल्टोनियंस में कुछ डिस्टर्बेंस होना। एच इज हैमिल्टोनियन इज इक्वल्स टू इट्स टी कैप प्लस वी, where T is kinetic energy and V is the potential energy. In case of perturbation is in the potential term, कि perturbation terms जो है वो potential term में होगी, but we can also be apply the perturbation to its kinetic energy term, कि perturbation को हम kinetic energy की term में भी apply कर सकते हैं। बस ये चीज़ याद रखनी है कि perturbation हमेशा potential term में होगी, लेकिन perturbation हम kinetic energy में भी apply कर सकते हैं। आफ्टर द परटर्बेशन एच इज इक्वल्स टू एच नॉट प्लस एच डैश। जब परटर्बेशन अप्लाई हो चुकी है तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच नॉट प्लस एच डैश हो जाएगी। वेर एच इज परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन, एच हमारे पास एक परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन है एंड एच नॉट इज आल्सो भी ए अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन। एच तो हमारे पास क्या है, परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन है, और एच नॉट अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन, और एच डैश जो है जो अप्लाइड किया है हैमिल्टोनियन वो है। वी कैन नॉट सॉल्व द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन टू गेट द सोल्यूशन फॉर परटर्बेशन सिस्टम, कि हम डायरेक्टली जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सोल्यूशन को फाइंड नहीं कर सकते परटर्बेशन का यूज़ करके। सो वी कैन बी अप्रॉक्सीमेट मेथड, तो हमें एक अप्रॉक्सीमेट मेथड का यूज़ करना पड़ेगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने के, विच इज़ अवर द परटर्बेशन थ्योरी। वो एक परटर्बेशन थ्योरी है जिसका हम यूज़ करके अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। नाउ द परटर्बेशन थ्योरी कैन बी फर्दर डिवाइडेड, कि परटर्बेशन थ्योरी को हम फर्दर क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ परटर्बेशन थ्योरी क्या है, दो टाइप्स की हो सकती है, टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी एंड टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, इफ द परटर्बेशन टर्म इज टाइम इंडिपेंडेंट, जो परटर्बेशन टर्म क्या होगी, टाइम इंडिपेंडेंट होगी, एंड इफ द परटर्बेशन टर्म्स इज डिपेंड अपॉन द टाइम, दैट इज द टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी इज टू टाइप्स, नॉन डिजनरेट्स एंड द डिजनरेट। व्हेन द नॉन डिजनरेट, द टाइम independent perturbation theory if the unperturbed Hamiltonian H naught have non-degenerate energy eigenvalue, जहाँ पर non-degenerate energy eigenvalue होगी perturbed unperturbed की। उसके बाद क्या है, degenerate में क्या है, time independent perturbation theory if the unperturbed H naught have degenerate value, जब degenerate value होंगी unperturbed part की तो वो degenerate होगा। उसके बाद perturbation terms H dash should be very small, कि perturbation H dash very small होगी परटर्बेशन थ्योरी के अंदर। नॉन डीजनरेट केस यूज़ करते हैं हम टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी में, तो हमारे पास एच इज इक्वल्स टू एच नॉट प्लस एच डैश होगा। बाय परटर्बेशन थ्योरी ई एन इज एनर्जी, ई इज इक्वल्स टू ई एन जीरो प्लस ई एन फर्स्ट, ई एन सेकेंड एंड प्लस एंड सोन अप टू ई एन की पावर एन, वेयर ई एन इज द परटर्ब्ड एनर्जी स्टेट ऑफ एनर्जी, कि परटर्ब्ड एनर्जी स्टेट की एनर्जी ई एन है और ई एन जीरो क्या है, अनपर्टर्ब्ड एनर्जी स्टेट ऑफ एनर्जी, और ई एन फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन इन द nth स्टेट ऑफ एनर्जी। ई एन की पावर एन है तो nth ऑर्डर एनर्जी करेक्शन इन द nth स्टेट ऑफ एनर्जी। जब हम क्या करते हैं, ई एन की पावर फर्स्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, psi10 एच डैश ऑफ psi10। तो ये क्या है, कैडरा फॉर्म में हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये है ई एन फर्स्ट, जो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन है, nth फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन है जो कि nth स्टेट के एनर्जी के अंदर है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन इन nth स्टेट ऑफ एनर्जी।
नेक्स्ट हमारे पास है वेव फंक्शन साई फर्स्ट 0 इज द आइगन फंक्शन ऑफ अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन एच नॉट। ये क्या है? साई फर्स्ट आइगन फंक्शन है अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन का। तो En2 समेशन m नॉट इक्वल्स टू n वेयर मॉड ऑफ कैडब्रा फॉर्म ऑफ साई ऑफ m0 एच टेस्ट साई ऑफ n0, ठीक है, मॉड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई En माइनस em। em क्या होती हैं? nth और mth एनर्जी स्टेट होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है? साई एक वेव फंक्शन है, तो साई n0 प्लस साई n फर्स्ट प्लस साई n2 एंड सो ऑन अप टू साई n की पावर n, वेयर साई n इज द टोटल परटर्बेशन nth स्टेट ऑफ वेव फंक्शन, और En0 क्या है? अनपर्टर्ब्ड nth स्टेट ऑफ वेव फंक्शन है। En फर्स्ट क्या है? फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन nth स्टेट ऑफ वेव फंक्शन। टू फाइंड फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन nth स्टेट, अगर फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन फाइंड करनी है nth स्टेट के अंदर तो होगा साई n फर्स्ट इज इक्वल्स टू समेशन m नॉट इक्वल्स टू n साई m0 एच टेस्ट साई n इंटू में साई m0 डिवाइडेड बाई En माइनस em। कुछ यूजफुल ट्रिक्स हैं टू सॉल्व द अदर परटर्बेशन इन पोटेंशियल वेल्स। कि पोटेंशियल वेल को सॉल्व करने के लिए कुछ ट्रिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, कि इतना लंबा मेथड यूज़ करने के बजाय हम शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ करेंगे। फॉर कांस्टेंट पोटेंशियल परटर्बेशन इन सिमेट्रिक एसिमेट्रिक, जब पोटेंशियल कांस्टेंट है और एसिमेट्रिक पोटेंशियल वेल है तो उसके लिए फॉर्मूला है En फर्स्ट निकालने का, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन स्ट्रेंथ ऑफ परटर्बेशन कि कितनी स्ट्रेंथ है परटर्बेशन की, मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ परटर्बेशन डिवाइडेड बाय इट्स लेंथ ऑफ पोटेंशियल वेल। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे En फर्स्ट फाइंड करने के लिए, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी फाइंड करने के लिए जो एसिमेट्रिक पोटेंशियल है, और जो परटर्बेशन है वो कांस्टेंट पोटेंशियल पर अप्लाई होगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? पोटेंशियल दे रखा है एसिमेट्रिक 0 to a तक, यहाँ पर परटर्ब्ड पार्ट है a/2 पर, V0 है दे रखा है, कांस्टेंट परटर्बेशन है तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। हमने यूज़ करना है स्ट्रेंथ ऑफ परटर्बेशन। स्ट्रेंथ ऑफ परटर्बेशन हमारे पास क्या है? स्ट्रेंथ कितनी है परटर्बेशन की? V0, ठीक है। लेंथ ऑफ परटर्बेशन, परटर्ब्ड पार्ट की लेंथ है a/2, तो a/2 एंड डिवाइडेड बाई इट्स लेंथ ऑफ पोटेंशियल वेल की, पोटेंशियल वेल की लेंथ कितनी है? a है, तो V0 मल्टीप्लाई a/2 डिवाइडेड बाई a, तो इनको सॉल्व करने के बाद V0/2 आ गया। दिस ट्रिक इज आल्सो बी वर्क इन सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल, बट द मिडल पॉइंट ऑफ द कांस्टेंट परटर्बेशन शुड नॉट बी कोइंसाइड, कि मिडल पॉइंट जो है वो कोइंसाइड नहीं करना चाहिए, परटर्बेशन का मिडल पॉइंट जो है कोइंसाइड नहीं करना चाहिए पोटेंशियल वेल के साथ, ठीक है। तभी ये ट्रिक जो है सिमेट्री के लिए अप्लाई होगी। अगर मिडल पॉइंट जो है वो कांस्टेंट परटर्बेशन का कोइंसाइड नहीं करेगा पोटेंशियल वेल के साथ, तो ये ट्रिक अप्लाई हो सकती है सिमेट्रिक पार्ट में। So for all these cases the trick is also be work with symmetric potential. So trick is En की power first is equals to strength of perturbation and multiply length of perturbation divided by its length of potential well. Trick will be applicable only for constant perturbation on the either side of middle of well. ये सिर्फ constant perturbation पर ही valid होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है? अगर symmetric potential well है, ठीक है, माइनस वी जो पोटेंशियल इन्फिनिटी तक वेरी कर रही है -a टू +a तक, यहाँ पर परटर्ब्ड पार्ट है V0। द परटर्बेशन इज नॉट कांस्टेंट, इट इज़ थ्रू आउट द वेल, कि परटर्बेशन अगर कांस्टेंट नहीं है थ्रू आउट द वेल, देन एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x, y एंड z, जो परटर्बेशन एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी x, y, z की विल बी द मिड पॉइंट, ठीक है। तो वो मिड पॉइंट ही आ जाएगी। परटर्बेशन अगर कांस्टेंट नहीं दे रखी है तो थ्रू आउट द वेल जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी x, y, z की वो हमेशा क्या आ जाएगी? मिडल पॉइंट आ जाएगी। वेल का जो मिडल पॉइंट होगा वही उसकी क्या आ जाएगी? एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाएगी इन बोथ द सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल। सो En फर्स्ट क्या है? साई n0 x डैश आई n0 दैट इज इक्वल्स टू En इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x, और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ क्या है? मिडल पॉइंट है, ठीक है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक का। तो a/2, जैसे ये वैल है -a टू a, तो इसका मिड पॉइंट होगा a/2, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू a/2 होगी। हार्मोनिक ऑसिलेटर रिमेंबर करना है कि कैडब्रा फॉर्म ऑफ m(n+1), डेल्टा m(n+1) होगा, और डेल्टा स्क्वायर m(n+1), डेल्टा m(n+1) के इक्वल हो जाएगा। डेल्टा m(n+1), डेल्टा m(n-1) 0 के इक्वल होता है। डीजनरेट परटर्बेशन थ्योरी की बात करते हैं। इन डीजनरेट परटर्बेशन थ्योरी देयर आर द डीजनरेट एनर्जी आइगन वैल्यू।
डीजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी में डीजेनरेट आइगन वैल्यू होंगी फॉर अनपर्टर्ब्ड के लिए, ठीक है। अनपर्टर्ब्ड स्टेट के लिए क्या होगी, डीजेनरेट एनर्जी आइगन वैल्यू होगी। क्वेश्चन ये आता है कि जब हमें फाइंड करना आता है कि फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन निकालो, ठीक है, फर्स्ट यही पूछेंगे डीजेनरेट केस में कि फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन निकालो या करेक्टेड एनर्जी लेवल निकालो। इज द डीजेनेसी हैज रिमूव्ड, इफ यस देन द चेक वेदर इट इज द पार्शियली लिफ्टेड और कंप्लीटली लिफ्टेड, ये सब पूछेंगे इसमें। सो वेयर वी कैन बी यूज द डीजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी, अगर हाइड्रोजन एटम का केस आता है, हार्मोनिक ऑसिलेटर है या फिर पोटेंशियल वेल है। एन की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम के केस में 1D का केस है तो वहाँ पर क्या है, कोई भी परटर्बेशन नहीं है। वहीं 1D के केस में हार्मोनिक ऑसिलेटर में भी कोई भी डीजेनरेट स्टेट नहीं है, ठीक है। पोटेंशियल वेल में 1D के केस में कोई डीजेनरेट स्टेट नहीं है। फिर हमारे पास क्या होता है, 2 डायमेंशनल के अंदर है परटर्बेशन, मतलब कि डीजेनरेट स्टेट प्रेजेंट है हाइड्रोजन एटम के केस में भी, हार्मोनिक में भी 2D में प्रेजेंट है डीजेनरेट स्टेट, एंड पोटेंशियल वेल में भी प्रेजेंट है डीजेनरेट स्टेट। वही एन इज 3 डायमेंशनल में भी क्या है, तीनों के अंदर क्या है, डीजेनरेट स्टेट प्रेजेंट है। प्रोसीजर कैसे वर्क करता है, चेक द डीजेनेसी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करनी होती है कि डीजेनेसी क्या है। सपोज वी आर द 3 फोल्ड डीजेनेसी, सपोज कर लिए कि हमारे पास 3 फोल्ड डीजेनेसी है, तो हमने क्या करना है, एच ऑफ साई 1, ठीक है, इक्वल होगा ई नोट ऑफ साई 1 के, और एच ऑफ साई 2 के किसके इक्वल होगा, ई नोट ऑफ साई 2 के इक्वल होगा, और एच ऑफ साई 3 किसके इक्वल होगा, ई नोट ऑफ साई 3 के। तो हैव टू कंस्ट्रक्ट 3x3 डब्ल्यू मैट्रिक्स, हमें कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी मैट्रिक्स। वो कौन सी मैट्रिक होगी, ओमेगा मैट्रिक्स है, ठीक है। ओमेगा मैट्रिक्स को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, देखो, ओमेगा इज इक्वल्स टू इट्स ओमेगा 1 1, ओमेगा 1 2, ओमेगा 1 3 एंड ओमेगा 2 1, ओमेगा 2 1 आ जाएगा, देन फिर ओमेगा 2 2, देन ओमेगा 2 3 एंड ओमेगा 3 1, ओमेगा 3 2 एंड ओमेगा 3 3। तो साई 1 अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो साई 1 कैसे फाइंड होगा, कैट फॉर्म ऑफ साई 1 एच डैश ऑफ साई 1, ठीक है, साई 1 2 साई 1 एच डैश ऑफ साई 2 एंड साई 1 3 साई 1 एच डैश ऑफ साई 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। सो नाउ वी फाइंड द एनर्जी वैल्यू ऑफ ओमेगा मैट्रिक्स, हमें एनर्जी वैल्यू फाइंड करनी है ओमेगा मैट्रिक्स की। दोज द आइगन वैल्यू विल बी द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, और ये सब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन में E1 में। In this case, the lambda 1, lambda 2 is the lambda 3 is first order correction. So now with first corrected energy level En. So En किसके इक्वल जाएगा, En 0 plus En फर्स्ट, E नोट प्लस लैम्डा 2, E नोट प्लस लैम्डा 1। जब E नोट को माइनस किया तो E माइनस लैम्डा 3 आ गया। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, वो लेस देन लैम्डा 3 इज लेस देन लैम्डा 2 एंड लैम्डा 1। अब हमें फाइंड करना है डीजेनेट लिफ्टेड, कि डीजेनेसी कैसे लिफ्ट होगी। यस, इन दिस केस ऑफ डीजेनेसी, अगर किसी केस में डीजेनेसी हैज़ बीन लिफ्टेड कम्प्लीटली, अगर वो लिफ्ट करती है कम्प्लीटली, बट देयर आर द 3 परटर्बेशन एनर्जी लेवल, लेकिन 3 परटर्बेशन एनर्जी लेवल प्रेजेंट है और डीजेनेसी लिफ्ट करती है, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 अलग अलग वैल्यू आएंगी, डिफरेंट वैल्यू होगी। अगर डीजेनेसी है और लिफ्ट कर रही है और 3 परटर्बेशन एनर्जी लेवल्स हैं, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 की वैल्यू डिफरेंट आएगी। लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 क्या है, आइगन वैल्यूज़ हैं। इफ़ देयर आर द 2 परटर्बेशन एनर्जी लेवल, कि 2 परटर्बेशन एनर्जी लेवल है और अवर द डीजेनेसी इज 3 फोल्ड डीजेनेसी प्रेजेंट है, एंड देन वी कैन बी से दैट द डीजेनेसी इज लिफ्टेड बट पार्शली लिफ्टेड। जो पार्शली लिफ्ट कर रही है तो क्या होगा, लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा 2, एक वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी दूसरी वैल्यू के, एंड लैम्डा 3। इफ़ देयर इज ओनली 1 परटर्बेशन, सिर्फ एक ही परटर्बेशन है और 3 फोल्ड डीजेनेसी है, सो वी कैन से दैट द डीजेनेसी इज नॉट लिफ्टेड, कि उस केस में हम कह सकते हैं कि डीजेनेसी लिफ्ट ही नहीं हुई। तो लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू लैम्डा 3, तीनों इक्वल हो जाएंगे। कुछ केसेस आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं इसके केस में, तो सिंगल प्लेन रिजिड रोटेटर, सिंगल प्लेन रिजिड रोटेशन के केस में, ठीक है, सर्कल है 0 to A तक है, ये R डिस्टेंस है, यहाँ पर फिक्स दे रखी है, सिंगल प्लेन रिजिड रोटेटर है। कंसिडर ए पार्टिकल इज रोटेटिंग इन सिंगल प्लेन विद कंस्टेंस एंड R विद वेरिंग फाई, कि R जो है, ठीक है, कॉन्स्टेंट्स है, कॉन्स्टेंट्स एंड R विद वेरिंग द फाई वेरी कर रहा है, R कॉन्स्टेंट है, देन वी कैन बी से दैट इट इज़ द सिंगल प्लेन, कि R फिक्स है और फाई वेरी कर रहा है, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो सिंगल प्लेन है। तो वेव फंक्शन फॉर दिस काइंड दैट इज कैट फॉर्म ऑफ फाई इज इक्वल्स टू 1/√2 पाई
e raised to the power iota m phi where I'm running from 0 to +-1 +-2। तो इस केस में सिंगल प्लेन रिजिड रोटेटर के केस में डायरेक्ट जो है एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, En is equals to m square h cross square divided by 2i where m is mass, h cut is Planck constant and I is the moment of inertia where I am running from 0 to 1 2 3 except the ground state all the state are doubly generate, यानी कि सिर्फ ग्राउंड स्टेट को छोड़कर हर एक वैल्यू क्या है, डबली डिजनेट है। वेरिएबल प्लेन रिजिड रोटेटर है तो उसके केस में वेरिएबल प्लेन में क्या होगा, कंसिडर ए पार्टिकल इज रोटेटिंग इन ए डिफरेंट प्लेन्स, यानी कि पार्टिकल रोटेट करेगा डिफरेंट प्लेन्स में विद द कांस्टेंट आर एंड थीटा, ठीक है, विद कांस्टेंट आर जिसमें आर कांस्टेंट होगा और थीटा और फाई इज वेरिंग, थीटा और फाई जो है वो वेरिंग करेंगे लेकिन आर जो है वो कांस्टेंट होगा वेरिएबल प्लेन के केस में। एंड वेव फंक्शन ऑफ द वेरिएबल प्लेन्स रिजिड रोटेशन, यानी कि वेरिएबल प्लेन्स के अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ वेव फंक्शन होगा, वो हम स्फेरिकल हार्मोनिक YLM थीटा फाई वो उसका वेव फंक्शन होगा वेरिएबल प्लेन के अंदर, क्योंकि ये थीटा और फाई पर डिपेंड करता है लेकिन आर हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो एनर्जी क्या होगी इस केस में, वेरिएबल प्लेन के केस में EL इज इक्वल्स टू L इंटू L प्लस 1 h क्रॉस के डिवाइडेड बाई 2i। एंड रिलेटिविस्टिक करेक्शन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, एच टेस इज इक्वल्स टू -P4 डिवाइडेड बाई 2 m0 की क्यू c स्क्वायर। ये एक रिजल्ट है रिलेटिविस्टिक करेक्शन एनर्जी का। डेल्टा, अगर डेल्टा पोटेंशियल है v इज इक्वल्स टू -α डेल्टा x है तो उसके केस में वेव फंक्शन और एनर्जी क्या होगी, वेव फंक्शन होगा साई ऑफ x इज इक्वल्स टू √m α डिवाइडेड बाई h क्रॉस e रेज टू द पावर -m α बाई h क्रॉस mod ऑफ x where energy is equals to -m α square by 2h क्रॉस। फॉर ए पार्टिकल इन बॉक्स, अगर पार्टिकल किसी बॉक्स में है और उसकी लेंथ l है, डूइंग द पीरियोडिक मोशन विद द पीरियड इज l, तो साई ऑफ x क्या हो जाएगा 1/√L e रेज टू द आयोटा kx where energy is equals to p square by 2m and h cross square k square by 2m where k is 2 n pi divided by l where n is 0 +-1 +-2। अब करेंगे हम टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी। पहले हमने किया कि टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी क्या होती है, डीजनरेट केसेस क्या होते हैं, नॉन डीजनरेट क्या होते हैं। अब कहते हैं टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी। H इज इक्वल्स टू H0 प्लस H टी इन द टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन अवर द पर्टर्बेशन टर्म विल बी टाइम डिपेंडेंट, कि पर्टर्बेशन टर्म जो है वो टाइम डिपेंडेंट होगी। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, फॉर एग्जाम्पल वी प्रोवाइड पर्टर्बेशन टू द एटम, पर्टर्बेशन अप्लाई करते हैं किसी एटम में, फॉर द सेम टाइम वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ट्रांजिशन। हम फाइंड कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ट्रांजिशन को भी हम क्या कर सकते हैं, उस केस में हम क्या है फाइंड कर सकते हैं। अगर हम टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी का यूज करते हैं तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, और वो कौन सी प्रोबेबिलिटी होगी, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास क्या है, ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट क्या है N1 है और एक्साइटेड स्टेट में N2 है। अगर एटम जो है वो जंप करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है तो H इज इक्वल्स टू H0 प्लस H' और H' क्या है VT, कि पोटेंशियल एनर्जी टर्म है वो टाइम पर डिपेंड कर रही है, और T कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 to T वेयर H इज 0 वेयर T इज लेस देन 0, ठीक है। देन द फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन फ्रॉम साई आई टू साई एफ, कि साई आई टू साई एफ तक हमारे पास ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये हमने देखना है। सो पी आई टू एफ इज इक्वल्स टू 1/mod ऑफ -1 आयोटा h क्रॉस इंटीग्रेशन 0 to T साई ऑफ एफ वी टी साई आई एंड ई रेज टू द माइनस आयोटा ओमेगा एफ आई टी डी टी मोड का स्क्वायर। सो ओमेगा एफ आई क्या है, इज इक्वल्स टू ई एफ माइनस ई आई बाई एच क्रॉस, ठीक है। और ई एफ आई को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, कैडब्रा फॉर्म ऑफ साई एफ H0 साई एफ माइनस कैडब्रा फॉर्म ऑफ साई आई H0 साई आई डिवाइडेड बाई इट्स एच क्रॉस। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी जो है कांस्टेंट पर्टर्बेशन के लिए वी टी डैश क्या हो जाएगा, वी वेयर प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, पी आई टू एफ 4/h क्रॉस स्क्वायर साई एफ वी साई आई मोड का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा एफ आई T/2 डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर एफ आई। पर ट्रांजिशन रेट क्या है,
T है ट्रांजिशन रेट, I टू F इनिशियल टू फाइनल इज इक्वल्स टू PI/F यानी कि प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो क्या होगा 2π/h क्रॉस साई एफ वी साई आई का मोड का स्क्वायर डेल्टा ऑफ EF माइनस EI। अगर ट्रांजिशन कंटिन्यूस है तो EF एंड EF प्लस DEF तक वेरी करेगी एंड ट्रांजिशन रेट क्या आएगा ओमेगा I टू F इज इक्वल्स टू 2π/h क्रॉस mod of psi f v psi I mod का स्क्वायर डेल्टा ऑफ EI। दिस इज द फर्मी गोल्डन रूल एंड ट्रांजिशन रेट फॉर टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन। ठीक है, अगर हमारे पास क्या है एडियाबेटिक अप्रोक्सीमेशन दे रखी है, इफ़ वी कैन अप्लाई द परटर्बेशन स्लोली एंड स्मूथली, तो हमारे पास एडियाबेटिक अप्रोक्सीमेशन में प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 हो जाएगी इनिशियल टू फाइनल तक। सडन अप्रोक्सीमेशन है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी मोड ऑफ कैडब्रा फॉर्म ऑफ साई एन मोड का स्क्वायर। ठीक है, ये सडन अप्रोक्सीमेशन में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी मोड ऑफ साई एन का स्क्वायर। साई एन इज इनिशियल स्टेट एंड साई एम इज फाइनल स्टेट।